हाय गाइस, वेलकम टू माय सेशन। माय सेल्फ डॉक्टर दीप्ति कारिया। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा के बारे में। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स है, इसमें भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, चलो तो अभी आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फटाफट से। आज का जो टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा होता क्या है? प्लेसेंटा जो है वो एक टेम्पररी मेम्ब्रेनस ऑर्गन है और ये ऑर्गन डेवलप कब हो रहा है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो बना हुआ टेम्पररी ऑर्गन है जो है हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, ये जो है वो एक लिंक है किन दोनों के बिटवीन? मदर और फीटस के बिटवीन। क्यों मदर और फीटस के बिटवीन लिंक चाहिए? क्योंकि जो मदर है इसमें से न्यूट्रिएंट्स बेबी में जाएंगे, बेबी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स मदर में आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में हार्मोन भी सिक्रीट करे, बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो प्लेसेंटा जो है वो कहाँ से फॉर्म होता है? सबसे पहला जो डेसिडुअल पार्ट है जहाँ से प्लेसेंटा डेवलप होना स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं ये वाला डेसिडुआ बेसालिस, दिस वन। ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस भी कहते हैं, इसे डेसिडुअल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे जो डेसिडुआ बेसालिस है वो रीजन के अंदर सबसे पहले मैटरनल ब्लड वेसल्स डेवलप होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये जो है मैटरनल ब्लड वेसल्स डेवलप होंगे। और दूसरा सिंसाइटियो ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है वो कॉर्ड बनाएंगे और उसके अंदर प्लेसेंटल विलाई या फीटल विलाई डेवलप होंगी। वी विल डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना वो फीटल विलाई है ये वाली, और इसके आजू बाजू जो है वो है ये विलाई है ये वाली, और इसके आजू बाजू जो है वो साइनसिस है जिसमें मैटरनल ब्लड होता है। तो यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई है जो सराउंड कर रही है ब्लड फिल्ड मैटरनल साइनस से। ठीक है, और दोनों के बीच का जो वो इंटरवीनस स्पेस होता है। ठीक है, तो मैटरनल ब्लड है जो पास हो रहा है यूट्राइन आर्टरी के थ्रू यहाँ पे। ठीक है ना, वो जाएगा मैटरनल साइनसिस के अंदर, ये वाला मैटरनल साइनसिस के अंदर जा रहा है। ठीक है, हाँ, और वापस आएगा यूट्राइन वेन के थ्रू मदर के ब्लड में। और जो फीटल ब्लड है वो पास हो रहा है फीटल विलाई के थ्रू यहाँ पे। ठीक है, थ्रू अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, वो ज्यादा आपको एनाटॉमी में कराएंगे। अभी जब प्लेसेंटा फुल्ली फॉर्म्ड होता है, पूरा बन गया होता है, तो उसका शेप कैसा है? वो है डिस्क शेप का। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो होता है अबाउट 15 टू 20 सेंटीमीटर, और उसका वेट होगा अबाउट 500 ग्राम्स। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लेसेंटा, जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद प्लेसेंटा की भी डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, अभी प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे प्लेसेंटा में हमें पता है मैटरनल ब्लड एक साइड होगा, फीटल ब्लड दूसरी साइड होगा। ठीक है, और ये दोनों ब्लड सेपरेट होंगे जिसे कहते हैं प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। और ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है वो बना हुआ होता है लेयर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द विलाई। ठीक है, फीटल साइड से क्या होगा? फीटल साइड पे सबसे पहला क्या होगा? जैसे फीटल ब्लड वेसल्स है, ठीक है, तो इसका एंडोथीलियम, यहाँ पे ये जो फीटल ब्लड वेसल है ना उसका एंडोथीलियम आएगा। फिर इसके बाद उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, किसकी? फीटल ब्लड वेसल की। ठीक है, उसके सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू है ये वाला मेसेंकाइमल और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर साइटोट्रोपोब्लास्टिक लेयर एंड उसकी यहाँ पे ये वाला, ये साइटोट्रोपोब्लास्टिक लेयर ये वाला। ठीक है, और उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आएगा सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्टिक लेयर यहाँ पे, ये जो है ना सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्टिक लेयर ये वाला। फिर उसके बाद आएगा डेसिडुआ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला, ये डेसिडुआ है। फिर एंडोथीलियम ऑफ मैटरनल ब्लड वेसल यहाँ पे ये वाला। ठीक है, उसके बाद मैटरनल ब्लड। तो ये पूरा जो है वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट्स है वो सब मैटरनल ब्लड में से फीटल ब्लड में जाएंगे। ठीक है, तो ये मैटरनल वेसल्स है इसमें से फीटल ब्लड में, और वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो फीटल ब्लड के से मैटरनल ब्लड में जाएगी। ठीक है, अभी टोटल सरफेस एरिया कितना है ये मेम्ब्रेन का? इट वेरीज फ्रॉम 4 मीटर स्क्वायर टू 14 मीटर स्क्वायर, ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन का टोटल एरिया। उसकी थिकनेस कितनी होती है? 0.025 मिलीमीटर शुरू में। फिर जैसे जैसे प्लेसेंटा ग्रो करता जाएगा, बेबी ग्रो करता जाएगा, तो ये थिकनेस और ज्यादा ही कम होती जाएगी, 0.02 मिलीमीटर।
और जितना वो थिन है ना उतना एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा। तो थिनिंग ऑफ प्लेसेंटल मेम्ब्रेन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रही है ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। हाँ, अभी फीटस जो है वो एग्जैक्टली कुछ नया ही जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल है जो मैटरनल बॉडी के अंदर है। तो मैटरनल बॉडी के लिए वो फॉरेन टिश्यू हो सकता है ना, पर फिर भी हमारे अंदर कोई भी फॉरेन टिश्यू जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, तो रिजेक्शन रिएक्शन आता है। पर यहाँ पे जो फीटस है ना वो टॉलरेट होता है, रिजेक्टेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो नंबर 1, ये जो प्लेसेंटा के ट्रोपोब्लास्ट है ना वो सेपरेट कर रहे हैं मैटरनल और फीटल टिश्यू को एक। और इन ये जो ट्रोपोब्लास्टिक ये मैटरनल फीटल टिश्यू को जो सेपरेट कर रहे हैं और ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे पॉलीमॉर्फिक एमएचसी क्लास 1 क्लास 2। ये जो एमएचसी क्लास 1 क्लास 2 हमने किया था, अलग अलग टी सेल्स और दूसरे सेल्स के ऊपर होता है, ठीक है, और जीन, और ये एक्सप्रेस करेंगे HLA-G नॉन पोलीमॉर्फिक जीन को। HLA-G जो है नॉन पोलीमॉर्फिक, ठीक है। और इसकी वजह से एक तो ये कारण है कि प्लेसेंटा ट्रोपोप्लास्टिक सेल है, और इसी की वजह से फीटल प्रोटीन के अगेंस्ट मदर के बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनते, ठीक है। और सेकेंड थिंग कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो मैटरनल एंटीबॉडी बनाने की प्रोसेस होती है ना वो ही डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई फीमेल को ग्रेव्स डिजीज है, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? एंटी थायराइड एंटीबॉडीज बनते हैं ना, एंटी थायराइड नहीं, दैट इज इन हैशिमोटो थायराइडाइटिस। इन ग्रेव्स डिजीज एंटीबॉडीज बन रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एंटीबॉडीज जो बन रहे हैं ना वो होते हैं TSH लाइक, तो वो करेंगे स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड को, ठीक है ना, और इसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो इन शॉर्ट ऑटो इम्यून डिजीज है। पर अगर ग्रेव्स डिजीज है कोई फीमेल को और अगर उसे प्रेगनेंसी वो प्रेग्नेंट हो रही है तो उसका क्या होगा? वो थायराइड स्टेटस नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस है ना वो प्रेगनेंसी में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज अनदर रीजन। अभी बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंप्लीटली ये प्लेसेंटा फुल्ली डेवलप फुल्ली फंक्शन होता है, कब हो रहा है वो 12 वीक्स के बाद। तो 12 वीक्स तक ये प्लेसेंटा का काम कौन करेगा? 12 वीक्स को बता दे 3 मंथ्स। तब तक हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना जो ओवरी में था, है ना, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा था? हमने बताया था HCG। HCG कहाँ से बनता है? ये हमारे ट्रोपोप्लास्टिक सेल से, ठीक है ना। तो ये तब तक ये काम कॉर्पस ल्यूटियम करेगा। 12 वीक्स के बाद फंक्शनल प्लेसेंटा डेवलप हो गया, फिर वो सब फंक्शंस इसके करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो प्लेसेंटा है ना वो कौन कौन से काम करता है? सबसे पहला तो वो हमारे फीटस का लंग है, रेस्पिरेशन करेगा, इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। फीटल के लिए वो लीवर भी है, न्यू डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट भी एक्सक्रीट करेगा, और एंडोक्राइन हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है। तो पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। फिर थर्ड वो हार्मोन सिक्रीशन एंडोक्राइन फंक्शन भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लेसेंटा का, ठीक है। तो ये मदर और फीटस के बिटवीन एक लिंक है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला फंक्शन, सबसे पहला न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक। दूसरा वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सक्रीशन। थर्ड रेस्पिरेटरी गैसेस O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट। हम एक के बाद एक कर रहे हैं। तो सबसे पहला है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। तो 4th वीक से ये ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो जाता है, पर अभी प्लेसेंटा इतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में होता क्या है, और जब 12th वीक के बाद वो डेवलप होगा उसके बाद तो बेबी फटाफट से ग्लूकोज यूज करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जो बेबी का ग्रोथ फास्ट हो रहा है तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इट यूजेस ऑल द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज कैसे पास होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। और ग्लूकोज लेवल फीटल ब्लड है उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा कम रहता है, 20 to 30%। तो वो डिफ्यूजन मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा फ्रुक्टोज और सुक्रोज है वो भी प्लेसेंटा सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसका भी ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। फिर बाकी सब्सटेंसेस में कैल्शियम भी चाहिए, बेबी के बोन्स बनाने हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए, फ्री अमाइनो एसिड चाहिए, फिर नाइट्रोजन चाहिए, वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स है,
वो प्लाज्मा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट भी सिंपल डिफ्यूजन से होगा। फिर पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। फिर फैटी एसिड्स है, उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है सेल मेम्ब्रेन की, तो वो भी सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फिर इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्लेसेंटा किडनी की तरह भी काम करेगा, क्योंकि वो सब एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहे हैं। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, जो भी फीटस में बन रहे हैं वो जाएंगे प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा के थ्रू मैटरनल ब्लड में, और मैटरनल किडनीज उसको एक्सक्रीट करेगी, ठीक है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है बेबी की। इम्पॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी गैसेस, अभी ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो हम बात करें, अम्बिलिकल वेन का जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कम होता है 30 to 35 जो बेबी में, फीटस में जा रहा है, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। जो एडल्ट ब्लड में हमारा जो है उससे 1/3 होगा। एडल्ट ब्लड का हमें पता है ना 104, और शंटेड ब्लड होगा तो 95 mmHg, तो यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही होने वाला है O2 CO2 का, तो डेफिनेटली। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, जो मैटरनल ब्लड है ना, जहाँ पे यहाँ पे जो मैटरनल साइनस से पास हो रहा है उसका PO2 है 50 mmHg, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस हुआ 50 और 30 का, वो सिर्फ 20 mmHg है। हमारे जो ऐसे ही बाकी नॉर्मल एडल्ट में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। 95 और 40 होता है, 65 का डिफरेंस होता है आर्टीरियो वीनस के बीच में, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और आर्टीरियल ब्लड के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट बहुत कम है। कितना कम है? सिर्फ 20 mmHg। फिर भी वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है ना। तो कैसे होगा? तो सबसे पहला कारण है फीटल हीमोग्लोबिन। ये जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत जल्दी से ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, और वो रिलीज नहीं करता, और इसीलिए वो फीटल हीमोग्लोबिन के लिए ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है ना, वो शिफ्ट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। ओके। दूसरा, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन जो फीटल ब्लड का है ना, वो 50% ग्रेटर होगा मैटरनल ब्लड से, ठीक है। हाँ, और इसी वजह से भी मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फीटस। और थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं डबल बोर्स इफेक्ट। अभी ये डबल बोर्स इफेक्ट क्या होता है वो बता रही हूँ यहाँ पे। ये देखो, डबल बोर्स इफेक्ट में होता क्या है, ये जो फीटल ब्लड है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड है, तो फीटल ब्लड में जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, उसका क्या इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो फीटल हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से, जैसे फीटल ब्लड में, और फीटल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूजन करेगा फीटल ब्लड में से मैटरनल ब्लड में। तो मैटरनल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो और फीटल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, तो मैटरनल ब्लड में इंक्रीज CO2। जब CO2 बढ़ता है तो ये कर्व कहाँ शिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट होगा शिफ्ट टू राइट साइड। यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ मैं, मैटरनल ब्लड में, क्योंकि वो एसिडिक हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा शिफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, और अगर मैं फीटल ब्लड की बात करूँ तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया है, तो ये होगा शिफ्ट टू लेफ्ट, है ना। तो शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब है लोडिंग, तो फीटल ब्लड में ऑक्सीजन का लोडिंग होगा, और मैटरनल ब्लड में ऑक्सीजन का अनलोडिंग या रिलीज होगा, और ये दोनों एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं डबल बोर्स इफेक्ट, ठीक है। इस तरह डबल हेल्डन इफेक्ट भी होती है कि फीटल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, और मैटरनल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक होगा, ठीक है। हाँ, फिर ये जो प्लेसेंटा है उसकी टोटल डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करें तो ये जो होती है एट टर्म, टोटल डिफ्यूजन कैपेसिटी इज 1.2 ml of oxygen per minute per millimeter of mercury pressure gradient,
ठीक है, एट टॉप, ठीक है। अभी होगा कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो फीटल टिश्यूज बना ही रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सक्रीट कर देगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ना उसका ग्रेडियंट तो बहुत कम होगा। मैटरनल ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड फीटल ब्लड से सिर्फ 2 to 3 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ही कम होता है, या फीटल ब्लड का 2 to 3 mmHg हायर होगा फीटल का। पर फिर भी ये प्रेशर ग्रेडियंट भी सफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करने के लिए। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होगा, 20 टाइम्स ज़्यादा सॉल्यूबल है ऑक्सीजन से, इसीलिए वो फटाफट से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद और फंक्शन में एक एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। मैटरनल एंटीबॉडीज जो है वो बेबी में जाएंगे, और ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज है वो उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं इन बॉर्न या इन नेट इम्यूनिटी। फिर RH एंटीबॉडीज भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ABO नहीं होते, क्योंकि ABO वाले जो है ना वो IgM टाइप के थे, RH वाले हमारे थे IgG टाइप के, ठीक है। तो RH इनकॉम्पिटिबिलिटी हो सकती है ना, मदर और फीटल ब्लड के बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है, ओके। फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होंगे, जैसे कुछ वायरसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कुछ ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रही है, जैसे कि निकोटीन है, बारबिचुरेट्स है, ये भी इजीली प्लेसेंटा के थ्रू पास हो जाएगी, ठीक है। एंड ये करती है हार्मफुल इफेक्ट्स किसको, फीटस को, इसलिए कुछ कुछ ड्रग्स नहीं देने का बता रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। स्मोकिंग ऑल्सो इज शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि वो भी बेबी को डैमेज कर सकती है। फिर HIV ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मदर से फीटस के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये सब ट्रांसपोर्ट है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फीटस, वो भी प्लेसेंटा का फंक्शन है, क्योंकि वो बैरियर है, सभी सब्सटेंसेस हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंटर नहीं होने देगा, ठीक है। और साथ साथ में वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहा है, हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है। हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो प्लेसेंटा सिक्रीट कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन को घटाएगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन डिक्रीजेस। और जब यूट्राइन कंट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो बेबी कैरी करेगा नहीं, तो क्या होगा, अगर यूट्राइन कंट्रैक्शन हो रहा है तो बेबी इज एक्सपेल्ड, बेबी का डिलीवरी हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है कॉमनली अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो तो, ठीक है। इसके बाद है एमनियोटिक फ्लूइड, जो बेबी के सराउंडिंग होता है, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम है वो इसी के साथ ले रही हूँ 500 to 1000 ml। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.007 to 1.025। इसमें वाटर मेनली है 98 to 99%, सॉलिड्स होते हैं सिर्फ 1 to 2%, ठीक है। और ये जो बनता कैसे है, ये जो सॉलिड्स और वाटर ट्रांसुडेशन, जो मैटरनल ब्लड है उसका ट्रांसुडेशन प्रोसेस से, डेशन, ओके। और लार्ज पोर्शन है वो फीटस भी एक्सक्रीट कर रहा है, रीनल एक्सक्रीशन। और ये जो वाटर है ना वो हर 3 आवर्स के बाद रिप्लेस होता है, 3 आवरली, और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 15 आवरली रिप्लेस होते हैं, ठीक है। अभी एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन क्या होता है, एक तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा बेबी का, इवन टेम्परेचर, नंबर 1। दूसरा फंक्शन है उसका इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और मीडियम भी है वो एक्सचेंज करने के लिए, के फीटस और मदर के लिए, प्रोवाइड मीडियम फॉर द फीटस टू मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस इट, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आएगा प्लेसेंटा का, जो है हार्मोनल सिक्रीशन। इसमें सबसे पहला हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये वाला ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो सिक्रीट हो रहा है हमारे सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। स्ट्रक्चर उसका है ग्लाइकोप्रोटीन, उसका मॉलिक्यूलर वेट है अबाउट 39,000। वो मैटरनल ब्लड में डिटेक्ट हो रहा है 8 to 9 days आफ्टर कंसेप्शन, एज अर्ली एज कभी कभी 6th डे पे भी वो डिटेक्ट हो जाता है, और वो पीक पहुंचेगा 10 to 12 वीक्स। 10 to 12 वीक्स यहाँ पे आप देख लो, 2 months के अराउंड, 2 to 3 months हो गया ना, तो 2 months हो गए तो 8 वीक्स हो गया ना, ठीक है। फिर peak value in the maternal blood during normal pregnancy is 5 milligram per ml, जो उसकी पीक वैल्यू होती है ना वो 5 milligram per ml होती है। उसके बाद उसका फॉल होने लगता है, ये 2 to 3 वीक्स के बाद, ठीक है। और बिफोर लेबर वो फॉल होके 0 तक पहुंच जाएगा। और ये मेजर करते हैं रेडियो इम्यूनो एसे से,
ठीक है। हाँ, अभी इसकी इफेक्ट, सबसे पहले तो इसके दो सब यूनिट होते हैं, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा है ना वो एलएच के जैसा ही उसका स्ट्रक्चर है, तो वो ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन भी बताया उसके, बताते हैं उसके एक्शन भी एलएच के जैसे ही है। तो क्या करेगा एलएच का काम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना, ठीक है ना। तो ये भी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा कब तक, जब तक प्लेसेंटा अच्छे से नहीं बन जाता। प्लेसेंटा अच्छे से बनता है हमने बताया 12 वीक तक, तो ये भी 10 वीक्स तक तो रहेगा ही। तो ये प्लेसेंटा की वजह कॉर्पस ल्यूटियम में से उसको कन्वर्ट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी में, और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी जो टेस्ट होते हैं ना डिटेक्शन, उसमें भी हम क्या देखते हैं, ये HCG का लेवल ओनली, ठीक है। और इसका जो लेवल है ना वो पीक पहुंच जाएगा 3 to 4 वीक्स जो मैंने बताया, और फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। और अगर मेल फीटस है ना, तो उसके अंदर लेडिक सेल्स होते हैं ना, टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये लेडिक सेल्स वो सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी सिक्रीट कौन करवाएगा, ये एलएच चाहिए ना, एलएच नहीं है तो इसके बदले ये हमारा HCG करवाएगा, ठीक है। फिर क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये मैंने बता दिया कि बेसिस ऑफ ऑल द प्रेगनेंसी टेस्ट, और 10th डे पे ही पता चल जाएगा, वो 99% एक्यूरेट है। और अगर फीटल्स की डेथ होती है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो HCG का लेवल फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लड में से और यूरिन में से। दूसरा वो इतना स्पेसिफिक है पर इतना सेंसिटिव है पर स्पेसिफिक नहीं है इतना, कभी कभी ट्यूमर मार्कर भी है, कभी कभी कोई ट्यूमर है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, GI ट्रैक्ट में, और कोई ट्यूमर है तो इसके अंदर भी ये HCG प्रेजेंट होता है। अगर कॉर्पस ल्यूटियम को रिमूव कर दे बिफोर 7 वीक्स तो देयर इज अबॉर्शन। क्यों, क्योंकि अभी प्लेसेंटा डेवलप हुआ नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला हार्मोन हो गया HCG। दूसरा है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोफिन, वो भी सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चर है प्रोटीन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 22,000। सिक्रीशन होगा 5th वीक, यहाँ पे 5th वीक से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। पीक पहुंच रहा है, वैल्यू कितना आएगा, पीक 15 माइक्रोग्राम पर ml, और वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। और अगर इसका लेवल लो है तो वो बता रहा है कि प्लेसेंटा बराबर बना नहीं है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ये इसका सिग्निफिकेंस है। प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी बताएगा अगर HCS लो है। उसका फंक्शन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सबसे पहला तो सोमेटोमेमोट्रोफिक, तो वो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्शन करेगा, है ना। तो लैक्टोजेनिक एक्टिविटी ऑफ मेमोरी ग्लैंड पर ये ज़्यादा लोअर एनिमल में देखने को मिल रहा है, और इसीलिए उसको प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहा जाता है, पर वो ज़्यादा ह्यूमन में इतना नहीं है, उसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट वीक है, ठीक है। दूसरा ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, इसलिए इसको ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटो मतलब ग्रोथ, सिमिलर टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट भी होती है, कोरियोनिक ग्रोथ हार्मोन भी बताते हैं उसको, मैटरनल ग्रोथ हार्मोन भी बता रहे। वो क्या कर रहा है, वो डिपोजिशन करेगा प्रोटीन का टिश्यूज के अंदर, साथ साथ में नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब भी रिटेन करेगा। थर्ड, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को घटाएगा, मतलब क्या करेगा, मदर में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कम करेगा, तो मदर क्या करेगी, ग्लूकोज को यूज नहीं करेगी। तो ये ग्लूकोज क्यों नहीं करेगी, तो वो बेबी के लिए अवेलेबल रहेगा, जैसे हमारे मम्मा होते हैं ना तो हमारे लिए बचा के रखती है, तो दैट इज बिफोर बर्थ दैट हैज बीन स्टार्टेड, तो बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, है ना। मदर ग्लूकोज यूज नहीं करेगी और वो ग्लूकोज बेबी को अवेलेबल कराएगी, ठीक है। फिर लाइपोलाइसिस, मदर में लाइपोलाइसिस होगा, उसमें से फैटी एसिड्स रिलीज होंगे फैट स्टोर में से, जो भी बेबी को अवेलेबल होंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ कौन कौन से अदर हॉर्मोन्स है, एक तो हमने बता दिया HCG है, HCS है, फिर HCT ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, ये TSH के जैसा है, वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका बहुत ज़्यादा एक्शन क्लियर नहीं है, पर वो TSH के जिसका जैसा इसका स्ट्रक्चर है। फिर प्रोजेस्टेरॉन, तो प्रोजेस्टेरॉन है वो भी कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट कर रहा है इनिशियली, जब प्लेसेंटा डेवलप होगा तो इसके बाद प्लेसेंटा के सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्टिक सेल, सिनसाइटियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन लेवल है जो ब्लड में, वो थ्रू आउट द गेस्टेशन बढ़ता जाएगा। इसके लिए फीटो प्लेसेंटल यूनिट चाहिए, मैं बता रही हूँ कैसे।
वो फीटो प्लेसेंटल यूनिट क्या कर रहा है, मदर का कोलेस्ट्रॉल लेके उसमें से प्रोजेस्टेरोन बनाएगा और ये 30 to 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे ये मैक्सिमम पहुंचेगा, ठीक है। और इसका लेवल डज नॉट फॉल टू जीरो लाइक अदर प्लेसेंटल हार्मोन। देखो ये वाला एकदम जीरो नहीं जाएगा, ठीक है, रेशियो कम ज्यादा होगा पर जीरो नहीं जाएगा। तो उसके एक्शन क्या है, सबसे पहला तो वो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ करेगा ना, यूट्राइन एंडोमेट्रियम, सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम है ना ल्यूटियल फेज में। फिर कॉन्ट्रैक्शन तो घटाएगा ही घटाएगा, अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो एबॉर्शन पक्का है क्योंकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फिर मदर के ब्रेस्ट में एल्वियोलर और लोब्यूल का ग्रोथ करेगा, इसकी वजह से ब्रेस्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगी लैक्टेशन के लिए। फिर उसकी इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन भी है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर रहा है। फिर वो प्रिकर्सर होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, जिसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बनते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में। और आल्डोस्टेरॉन की जो एक्शन है ना, सोडियम वाटर रिटेंशन, उसको ऑपोजिट एक्शन दे रहा है, एंटागोनाइज कर रहा है, ठीक है। हाँ, फिर ईस्ट्रोजन, तो प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन, मेजर ईस्ट्रोजन है वो ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रियोल होता है। उसका सिंथेसिस है वो सेम प्रोजेस्टेरोन की तरह ही होता है। इनिशियली वो सिक्रीट होगा हमारे मदर के कॉर्पस ल्यूटियम में से और उसके बाद सिक्रीट होगा प्लेसेंटा में, और उसकी पीक वैल्यू है 14 नैनोग्राम पर ml। और इसका जो सिक्रीटरी कर्व होगा ना वो भी प्रोजेस्टेरोन के साथ ही होगा, यहाँ पे ये देखो। पर ये जब टर्म पे जा रहे हैं ना, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा, ठीक है ना। अभी ये फीटो प्लेसेंटल यूनिट क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये जैसे मदर है, ठीक है, मदर में से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, मदर का जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो जाएगा प्लेसेंटा के अंदर। ये जो कोलेस्ट्रॉल है मदर में तो बनता ही है, पर प्लेसेंटा में जाके इसमें से प्रोजेस्टेरोन बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है वहां से वो जाएगा फीटस में, प्रेग्नेंट डायल और प्रोजेस्टेरोन। फिर वहां पे बनेगा डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन, 16 हाइड्रोक्सी 18 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है। और वो वापस से जाएगा प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा में यहाँ से बन रहा है ईस्ट्रियोल एंड ईस्ट्राडायोल, ठीक है। तो ये हुआ फीटो प्लेसेंटल यूनिट, ठीक है। हाँ, तो मतलब कि मदर में से प्लेसेंटा, फिर फीटल टिश्यू, फिर वापस प्लेसेंटा, ठीक है। हाँ, अभी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होती है इसकी, कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे ही ये यूट्रस का ग्रोथ करेगा, फिर साइज यूट्रस की इंक्रीज करेगा, वेट इंक्रीज करेगा, ठीक है, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया करेगा। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बात करें, मेनली ईस्ट्रोजन, ठीक है। फिर डक्ट सिस्टम का ग्रोथ करेगा, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन। मेमोरी ग्लैंड के डक्ट का ग्रोथ करेगा। फिर पेल्विक लिगामेंट का रिलैक्सेशन करेगा, जिसकी वजह से इजीली डिलीवरी हो सकती है। और जस्ट बिफोर द टर्म ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और वो ईस्ट्रोजन का एक और इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है, वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, तो ऑक्सीटोसिन भी एट टर्म काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद का एक हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि सिक्रीट हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम से, ओवरी भी सिक्रीट कर रही है और प्लेसेंटा भी सिक्रीट कर रहा है। जो भी पॉलीपेप्टाइड है 48 अमीनो एसिड्स का, मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 9000 है, नाम के हिसाब से रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक लिगामेंट और सर्विक्स को भी सॉफ्टन करेगा, तो जिससे इजीली बेबी की डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो प्लेसेंटा कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चंस कर लेते फटाफट से। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग hormone is synthesized by placenta? HCG, HCH, estrogen, progesterone, all of the above. Very easy, all of the above. Second, not true about HCG. Formed by syncytiotropoblastic cell, help to maintain secretion of estrogen, progesterone, maximum production during second trimester of pregnancy, not absolutely specific for pregnancy. ये हमने बताया था, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाता है, सो दैट इज नॉट ट्रू। तो 10th डे के बाद डिटेक्ट होता है और मैक्सिमम होता है 50 to 60 डेज में। मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ HCG अकर्स ड्यूरिंग, ये आई थिंक रिपीट हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर HCS, maternal growth hormone of pregnancy, promote growth and development of breast during pregnancy, correct.
Plasma level directly correlated with the growth of placenta and fetus and secreted by cytotropoplastic. No, it is secreted by syncytiotropoplastic cells of placenta. The level of hormone indicating placental insufficiency is हमने भी बताया HCS प्लेसेंटा की इनसफिशियंसी बताता है. अगर प्लेसेंटा इनसफिशियंट है तो वो डिक्रीज हो जाएगा. The role of human placental lactogen is stimulate milk production, fetal breast development, growth of fetus, endocrine regulation. That is growth of fetus, है ना. fetal breast development नहीं करता, milk production भी नहीं कर रहा है, endocrine regulation भी नहीं कर रहा है. What is the role of estrogen and progesterone during pregnancy? Maintenance of pregnancy, uterine growth, breast enlargement and growth of breast, all of above, definitely all of above. Structure of HCG is similar to, हमने बता दिया, that is similar to luteinizing hormone, human chorionic gonadotrophin, that is luteinizing hormone. ठीक है. Structure of HCS is similar to somatotrophin. Somatotrophin is our growth hormone. The structure is similar to growth hormone. Pregnancy test is based on the detection of which hormone? We all know. That is detection of, sorry यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, आपको बनाना है HCG. ठीक है. It is detection of, not LH is equal to LH, is equal to LH, HCG. ठीक है ना. तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो रहा है. अगेन नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे. दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो, you can like it, you can share with all your friends and subscribe the channel and hit the bell icon.